नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी। मध्य प्रदेश की बदलती राजनीति, कोरोना संकट और विंध्य के उपेक्षा सहित तमाम मुद्दों पर आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, रीवा के सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी जी। उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इसके बदलते परिदृश्य में, जबकि उपचुनाव भी हैं और तरह तरह के राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। ऐसी स्थिति में राजनीति का क्या वास्तविक स्थिति क्या है, कोरोना संकट पर सरकार के कैसे कदम हैं, और पिछले 15 महीने जब कमलनाथ की सरकार थी तो विधायक जी ने काफ़ी विरोध किया था कई मुद्दों पर, अब उनका क्या कहना है उन्हीं सब मुद्दों पर। तो बहुत बहुत सबसे पहले स्वागत है आप सभी का। आपका धन्यवाद अभिषेक जी। मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि कोरोना जब तक कमलनाथ की सरकार रही है, आपने मुखर होकर विरोध किया है उनकी सरकार का, चाहे वो किसान कर्ज माफ़ी का मुद्दा रहा हो, बिजली का मुद्दा रहा हो, सड़क पानी का मुद्दा रहा हो। अब आपकी सरकार आ गई है, विरोध प्रदर्शन कम हो गया है। देखिए, अभी तो विरोध प्रदर्शन का जहाँ तक सवाल है, कोरोना का समय चल रहा है। अभी यदि किसी चीज़ का पुरजोर पूरी ताकत से विरोध करना है और उसमें सफलता पानी है तो वो है कोरोना। कोरोना से हमको हर हाल में जीतना होगा और हमारी सरकार पूरी ताकत से लगी हुई है। हमारे मुख्यमंत्री रात दिन एक कर रहे हैं इससे निपटने के लिए। जहाँ तक रही विरोध का सवाल, देखिए, किसान कर्ज माफ़ी जैसे मुद्दा जिसको कमलनाथ जी ने कर्ज माफ़ी की घोषणा करी थी, और जिस तरीके से किसान हमारे मध्य प्रदेश के डिफ़ाल्टर हुए हैं, जो 15 सालों में किसान कर्ज माफ़ी और उसकी ब्याज दरें घटाते हुए किसानों की बेहतरी स्थिति लाने का काम हमारे शिवराज सिंह चौहान जी ने किया था और रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन हो रहे थे। लेकिन पिछले 1.5 साल में कमलनाथ जी की कर्ज माफ़ी, और 10 दिन में कर्ज माफ़ी करेंगे उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था, और 10 दिन में यदि राष्ट्रीय कर्ज माफ़ी नहीं हो पाई तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। मुख्यमंत्री तो बदल नहीं पाए, हाँ ज़रूर है कमलनाथ जी ने राहुल गांधी जी को ज़रूर बदल दिया। तो ये सवाल था कि जिससे किसानों ने अपना कर्जा रिन्यू नहीं कराया। जब कर्जा आपने माफ़ी करने की घोषणा कर दी तो बताइए कि क्या ब्याज उस पर लगना चाहिए था? 1 लाख के कर्ज पर 50,000 ब्याज हो गया। जिस किसान ने 1 लाख रुपए लिया था उसका 1.5 लाख कर्ज हो गया। अब वो 1.5 लाख कैसे चुकाएगा? इसका मतलब है वो किसान जीवन भर के लिए डिफ़ाल्टर हो गया, और डिफ़ाल्टर होने के कारण अब उसकी जो आर्थिक स्थिति है और कृषि है वो बिल्कुल चौपट होती जाएगी धीरे धीरे। तो ये विरोध का कारण ये था। जैसे किसान फसल बीमा योजना में जो लाभ मिलना था, जो किसान डिफ़ाल्टर हुआ उसको फसल बीमा का भी लाभ नहीं मिल पाएगा। सारे लाभों से वो वंचित हो गया डिफ़ाल्टर होने के कारण। तो ये जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं, इसके लिए पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ जिम्मेदार हैं। उनके ऊपर इस मामले को लेकर FIR दर्ज की जानी चाहिए। अब जबकि आपकी सरकार आ चुकी है, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं, अब आप किसानों के लिए क्या कुछ अच्छा और बेहतर करना चाहेंगे? हमारी जो कर्ज माफ़ी की योजनाएं थी, जो हमारे ब्याज दरों को कम करके हमने पहले ही, जब कांग्रेस की सरकार थी, 18% ब्याज पर किसानों को ऋण देने का काम होता था। हमारी कोशिश है कि अधिक से अधिक लोग किसान ऋण लें। कस्टम हायरिंग सेंटर्स हमारे सरकार के द्वारा एक योजना चलाई गई थी जिसमें किसानों में को कृषि इक्विपमेंट के लिए 25 लाख रुपए तक के लोन दिए जाते थे, जिसमें से 40% सब्सिडी थी। ऐसी और बहुत सारी योजनाएं, अभी ट्रैक्टर देने की अनुदान से, तो बहुत सारी मशीनरी जो एग्रीकल्चर मशीनरी है वो सब्सिडी में उपलब्ध कराने की योजना हमारी सरकार ने बनाई है। इसी तरह सिंचाई का रकबा बढ़ाना, फसल बीमा का लाभ अधिक से अधिक किसानों को कैसे मिले उस पर उनको अग्रसर करना, क्योंकि हम सिर्फ कर्ज माफ़ी करके किसानों को का जीवन स्तर सुधार नहीं सकते। और निश्चित रूप से पिछले 15 सालों में किसानों के जीवन स्तर में बहुत बदलाव आया है। हमारे विंध्य क्षेत्र में 2 लाख, रीवा में 2 लाख हेक्टेयर में पलेवा लगने लगा, और उसका उत्पादन का रिकॉर्ड देखिए आप कि आज हम लोग कितना गेहूं खरीदने के बाद पंजाब को पीछे छोड़ चुके हैं। चलिए, किसानों के मुद्दे पर बहुत सारी बात हुई, आपका अलग राय है कमलनाथ सरकार की राय से। अब हम जानना चाहते हैं कि एक सवाल से बहुत पाला पड़ा होगा आपका, जबकि मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था रीवा की उपेक्षा को लेकर। हालांकि यहाँ के जो पूर्व मंत्री हैं वो कह चुके हैं कि उपेक्षा नहीं है। जब भी ये बात हुई और चर्चाओं का दौर शुरू हुआ कि मंत्री नए बनाए जाएंगे,
तो एक ये भी पॉइंट उसमें था कि हो सकता है नए चेहरों को जगह मिले। आप चूँकि नए विधायक हैं, बिल्कुल युवा विधायक हैं और आप मुखर हैं, बहुत ओजस्वी वक्ता के तौर पर उभर रहे हैं रीवा जिले से। तो सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि मंत्री पद ना मिलना और आपकी कहीं ऐसी कोई महत्वाकांक्षा थी कि हो सकता है कि जब युवा विधायक ही उनको मंत्री बनाना है तो मेरा भी नाम आ जाए उस पर? जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का सवाल है, मैं भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ और मेरी कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं है। जब जो दायित्व पार्टी हमको देगी, व्यक्तिगत रूप से मैं उस दायित्व का निर्वहन करने के लिए तत्पर रहूँगा। और मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं थी, क्योंकि मैं पहली बार का विधायक हूँ। मुझे पता है कि जिन परिस्थितियों में सरकार बनी है और पहली बार के विधायकों का नंबर लगने वाला नहीं है, तो इसलिए भी मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं थी और मैं तो पार्टी का सिपाही हूँ। पार्टी जो कहेगी वो हमको मंजूर होगा। रही बात विंध्य की उपेक्षा की, तो निश्चित रूप से इस बात को मुझे स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है कि ये जो मंथन हुआ, सरकार बनी और जब 2018 में चुनाव हुए थे, तो चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की गर्दन ऊंची रखने का काम हमारे विंध्य ने और रीवा ने किया था। और आप जानते हैं कि जब मंथन में 20 भारतीय जनता पार्टी या शिवराज जी के हिस्से में आया, शिव के हिस्से में आया, तो शिव ने 20 को कहाँ रखा था? कंठ में रखा था। तो यदि हमने गर्दन ऊंची करने का काम किया है तो मैं इसको स्वीकार करता हूँ कि वो 20 भी विंध्य के हिस्से में आया है, क्योंकि हम गर्दन थे। लेकिन हम एक भी बूंद उसको पेट में नहीं जाने देंगे और भारतीय जनता पार्टी का कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि विंध्य के विकास की जो भी अवधारणा 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, शिवराज जी के नेतृत्व में रखी गई है, वो निश्चित रूप से काफ़ी हमारे क्षेत्र ने विकास किया है। रीवा ने तो विकास के नए नए आयाम गढ़े हैं, इसलिए पूरी तरह से उपेक्षा नहीं कह सकते। हाँ, चूँकि लोगों ने वोट दिया था और सीटें इसलिए जिताई थी क्योंकि उनको कांग्रेस की सरकारों को देखते देखते ऊब चुके थे और 15 सालों में जो विकास भारतीय जनता पार्टी ने किया उसके प्रतिशत के रूप में 24 सीटें दिए थे। और इसलिए दिए थे कि इस बार 24 देंगे तो प्रतिनिधित्व तो बढ़ेगा, अपेक्षाएं बढ़ेंगी और विकास की गति भी कहीं ना कहीं हमारी बढ़ेगी। महाकौशल, मालवा और मध्य भारत की तुलना में हम भी, विंध्य के लोग भी बड़ी लालायित हैं कि हम तेज़ी से उस क्षेत्र में खड़े हों। तो निश्चित रूप से वो प्रतिनिधित्व जो लोगों की मंशा थी उस हिसाब से नहीं मिला है। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में यहाँ का प्रतिनिधित्व बढ़ सकता है? हो सकता है उपचुनाव के बाद कई ऐसे मंत्री हैं, कांग्रेस का सर्वे तो ये कह रहा है कि 25 में से 24 सीट वो जीत रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में तो दिक्कत हो जाएगी सरकार पर। अगर आपको लगता है कि कुछ मंत्री हारे चुनाव, तो उसका फल रीवा को मिलेगा, रीवा के मंत्री बनेंगे? जहाँ तक कांग्रेस की 24 सीटें जीतने का सवाल है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने वो देखते रहें। 26 सीटों पर उपचुनाव होना है और देखते जाइएगा, 26 की 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत कर इतिहास बनाएगी। जहाँ तक प्रतिनिधित्व का सवाल है, निश्चित रूप से ये मुख्यमंत्री जी का अधिकार है और भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और उसमें एक प्रक्रिया है। यदि विंध्य कहीं पीछे छूट गया है तो आने वाले समय में निश्चित रूप से उसको जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमको लगता है ऐसा कि मौका मिलेगा विंध्य के लोगों को। चलिए, राजनीति के साथ अब इस जो दौर चल रहा है कोरोना का, रीवा में लगातार मरीज बढ़ रहे हैं, सरकार क्या कुछ कदम उठाएगी रीवा के लिए और पूरे प्रदेश के लिए? तो भोपाल में 10 दिन का लॉकडाउन कर दिया गया है, रीवा के लिए, विंध्य क्षेत्र के लिए ऐसी क्या सावधानियां होंगी? ऐसे कौन से निर्णय लिए जाएंगे? आप लोग क्या सजेस्ट करते हैं? क्या आपका सजेशन है इस चीज़ को लेकर? देखिए, जहाँ तक कोरोना का सवाल है, हर व्यक्ति को जागरूकता के साथ इसमें काम करना पड़ेगा। पूरी दुनिया आज, अमेरिका, इटली, चाइना, जिसने भी गंभीरता से नहीं लिया है, जिन देशों ने गंभीरता से लिया भी है, तो इससे निपटने में नाकाम रहे। कोरोना से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है और वो है 2 गज की दूरी, मुंह पे मास्क जरूरी, हर हालत में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, मास्क लगा कर चलें। और जो भी हम लोगों के ज़िले में क्राइसिस मैनेजमेंट में ऐसे निर्णय लॉकडाउन वगैरह के लिए जाते हैं, वो हम लोग प्रॉपरली ले रहे हैं और हम लोग कैसे निपटेंगे इसकी पूरी व्यवस्थाएं हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री बना रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, पूरा दुनिया मानती है कि भारत ने जितनी आबादी है उस हिसाब से बड़े अच्छे निर्णय लिए हैं। लेकिन हाँ, लोगों के जागरूकता की बहुत ज़रूरत है। मेरी लोगों से बहुत विनम्र अपील है, अनुरोध है कि कोरोना को गंभीरता से लें। कोरोना को मजाक से लेना ही
एक अपने आप में बहुत बड़ी लापरवाही है। कोरोना को यदि हमने पूरी गंभीरता से लिया, बाकायदा काढ़ा, त्रिकूट काढ़ा लेना चालू करें, गर्म पानी पिएं अधिक से अधिक, जो कि मैं खुद व्यक्तिगत रूप से करता हूं, क्योंकि जब लोग घर से कम निकलते हैं, एक्टिव कम रहते हैं, तो इम्यूनिटी पावर भी कम होता है। इसलिए योग करें, एक्सरसाइज करें। सिर्फ कोरोना से बचने के यही उपाय हैं कि फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कि जब भी बात होती है आम लोगों के मन में एक बात जरूर होती है। आप चूंकि जनप्रतिनिधि हैं, लगातार लोगों का आना जाना बना रहता है, तो मेरा व्यक्तिगत सवाल भी यही है, कितने सारे लोगों से मिलना और दूरी बनाना कैसे करते हैं आप लोग? राजनीतिक क्षेत्र में चूँकि मैं युवा विधायक हूँ और पहली बार बना हूँ, तो हमारे क्षेत्र में लोगों की अपेक्षाएं ज़्यादा रहती हैं। हम लोगों के फील्ड में तो लोगों से मिलना भी होता है और पूरी कोशिश करते हैं कि दूर से हम लोग बात करें, उनका प्रॉब्लम भी, जो भी समस्याएं हैं, सॉल्व करें। यही बात है कि लोगों को ये समझना पड़ेगा। अब जनप्रतिनिधि होने के नाते हम लोगों की मजबूरी होती है कि यदि लोग आते हैं तो उनसे मिलना, उनसे बात करना और काम करने की हम लोगों की जो शैली है, वो भारतीय जनता पार्टी हमेशा सेवा को महत्व देती है। एक सेवक के रूप में हम लोग अपने आप को रखते हैं, तो इसलिए जनता से मिलना तो होता है, इसमें रिस्क तो रहता है, लेकिन पूरी सावधानी बरतते हुए, सैनिटाइजर रख के, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भी। आप हमारे घर में देख रहे हैं कितने सारे लोग हैं, लेकिन आदमी मना तो कर नहीं सकता आप अपने घर में, लेकिन कोशिश कर रहे हैं इसी तरह से कि आप जिस तरह देख रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मिलना है। मेरी जनता से ये ज़्यादा से ज़्यादा अपील है कि कोरोना काल है, थोड़ा सा स्वयं में इसमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है। मैं ये बार बार अपील करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक आखिरी सवाल कि जब आप विधायक बने, आपकी सरकार नहीं थी, अब आपकी सरकार है, तो सिमरिया की जनता की अपेक्षाएं चूंकि बढ़ेंगी क्योंकि अब आपकी सरकार आ गई है, तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे कि अपेक्षाएं बड़ी रखें और हम कुछ ऐसा करने वाले हैं विकास के मुद्दे पर? भारतीय जनता पार्टी से अपेक्षाएं बढ़ाकर ही बिंद के लोगों ने समर्थन दिया था और सिमरिया के जनमानस ने हमको चुनाव जितवाया था। इसलिए अपेक्षाएं रखना, बड़े सपने देखना, मैं इनको बहुत अच्छा मानता हूं। और जब आप बड़े सपने देखोगे तो निश्चित रूप से हम होंगे कामयाब एक दिन, और सिमरिया के विकास का खाका हम लोग तैयार कर रहे हैं। और मैं कहता हूं कि अपेक्षाएं बड़ी रखिए, सपने बड़े देखिए और हम लोग मिलकर उसको पूरा करेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सिमरिया के विधायक, युवा विधायक केपी त्रिपाठी जी, जिन्होंने कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि विषपान जो हुआ है मंत्रिमंडल में वो विंध्य के हिस्से आया। हमारी एक रिपोर्ट में भी हमने यही कहा था। इसके बाद कोरोना को लेकर सबसे बड़ी बात कही कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने घरों में रहें, मास्क लगाएं और सावधानी ही इसका उपाय है। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए भी बने रहे गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। धन्यवाद।